हेलो फ्रेंड्स, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन सीरीज जो साइट में होगा। और इसमें सभी के सभी फार्मूले भी नहीं है जो गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, केवल मैंने उनको इंक्लूड किया है। सो लेट्स सी केयरफुली। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स के मेन टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ वो दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। जो पहला इसमें से है ये बेसिक कंसेप्ट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा अपना वर्क डन, और तीसरा हो जाएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगा एंट्रोपी का, क्या होगा, एंट्रोपी का जो सेकंड लॉ है, ठीक है ना, सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। फिर जो हमारा पांचवा होगा वो होगा टीडीएस एक एंथैल्पी का कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। और जो छठवां होगा मेरा अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है ना। इनके बारे में हम आज बात करेंगे और इनके बेसिक फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ जो हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम पहला चूज करेंगे अपना कि हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर को एक्चुअली हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रेशर लाइन होती है हमारी कैसे खींची जाती हैं। जो प्रेशर लाइन होती है, पहले हमारा एक रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं जिससे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट होता है यहाँ पर, ठीक है ना, पी एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इसके ऊपर हमारा होता है ये वाली लाइन होती है अपनी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है। और इसके अगर हम ऊपर जा रहे हैं और ये हो रहा है, इसको बोलते हैं, अगर यहाँ मान लो जा रहे हैं तो ये होता है पी गेज प्रेशर होता है। और अगर नीचे जा रहे हैं, मान लो कि यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन पी वैक्यूम प्रेशर, ठीक है ना, वैक्यूम प्रेशर होता है। तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर लिखने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कहीं भी अगर एब्सोल्यूट प्रेशर हमको दिखाई दे तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर होता है, ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वैक्यूम प्रेशर, ठीक है ना, वैक्यूम प्रेशर। अब वैक्यूम कहाँ होती है, जहाँ खाली जगह होती है, जहाँ कोई एयर वगैरह नहीं होती, वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वैक्यूम प्रेशर हो जाता है। फिर हम वैक्यूम प्रेशर के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम केवल लिख ही बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं डिटेल में। जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है 101.325 किलो पास्कल, ठीक है ना, या कि इसको बोल सकते हैं किलो न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे दूसरे टॉपिक में बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल, अब ये क्या होता है। गिब्स फेज रूल क्या होता है कि हमारा जहाँ पर तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती है, ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट आता है, वहाँ हम ज़्यादातर इसे यूज करते हैं। जैसे कि पहले इसका फार्मूला ही देख लेते हैं क्या होता है। P + F = C+2। ये होता है टू फेस के लिए होता है, लिक्विड और गैस के लिए मेनली जो होता है इसलिए होता है, ठीक है ना, या कि लिक्विड और सॉलिड के लिए मान सकते हैं। तो इसमें P क्या होता है, P होता है जो होता है नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ फेजेस होता है, ठीक है ना। और जो F होता है, F क्या होता है, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। C होता है हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ओके।
और 2 हमारे कांस्टेंट होता है। तो ये कंसेप्ट जहाँ भी हमारा क्वेश्चंस में आएगा वहाँ हम लगाएंगे इसको, ठीक है ना, कि हमारे नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है ना। हम केवल यहाँ फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आगे हम लेक्चर बनाएंगे इसके लिए प्रॉपर। सो हम आगे बढ़ें। तो हम अब पहुंच चुके हैं वर्क में। किसमें पढ़ चुके हैं? वर्क में पहुंच चुके हैं। वर्क में पहुंचने के बाद सबसे पहला मेरा आता है कि क्लोज वर्क के लिए क्या होता है, क्लोज वर्क, ठीक है ना। क्लोज वर्क के लिए क्या होता है? क्लोज वर्क के लिए सबसे पहले पांचों प्रोसेस के लिए करेंगे। कौन कौन सी प्रोसेस होती है पहले ये देख लो। पहली प्रोसेस होती है हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, इसमें प्रेशर को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट जब प्रेशर करेंगे तो एक्चुअल में जो क्लोज वर्क होता है, क्लोज वर्क होता क्या है? ये डब्लू क्लोज होता है, डब्लू क्लोज होता है। जो क्लोज वर्क होता है ये होता है पी डी वी। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो चल जाएगा, इसको हम ले सकते हैं प्रेशर। और जो हमारा वॉल्यूम डिफरेंस है तो इसको ले सकते हैं वॉल्यूम डिफरेंस को ले सकते हैं V1 माइनस V2 माइनस V1, ठीक है ना। ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? V2 माइनस V1, या कि हम ले सकते हैं फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू सकते हैं P V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये ले सकते हैं क्लोज में, ठीक है ना। क्लोज वर्क, क्लोज साइकिल का जो हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोज वर्क हो जाएगा और क्लोज साइकिल वर्क हो जाएगा, क्लोज साइकिल वर्क और ओपन साइकिल वर्क, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस का, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं बी नंबर। अगर हम भी दूसरे देखें तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, वॉल्यूम प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता क्या है? इसमें भी डब्लू जो क्लोज वर्क होता है, क्लोज साइकिल वर्क होता है, ये पीडीवी ही होता है। पीडीवी में अगर हमारा वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। चेंज इन वॉल्यूम अगर हमारा जीरो हो गया तो मतलब हमारा वर्क डन P इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा क्या है। तीसरा नंबर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है एक्चुअल में। हम डायरेक्ट फार्मूला लिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लिख लेना और इसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है ClN P इनिशियल अपान P फाइनल इज इक्वल टू ClN V फाइनल अपान V इनिशियल। ओके, ये होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। फिर जो हमारा डी नंबर होता है ये होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हम देखेंगे ये होता क्या है, या कि इसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस या किसी को बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके,
देखते हैं ये क्या होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हमारा Q इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। Q इक्वल टू 0 होता है, ये कि बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है। आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट Q इज इक्वल टू 0 ही मान लो, ठीक है ना, ये कि कांस्टेंट मान सकता हूँ, जिसमें Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है इसमें कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, डब्लू क्लोज क्या होता है, डब्लू क्लोज क्लोज साइकिल जो इसमें वर्क होता है ये होता है MRT इनिशियल माइनस T फाइनल होता है अपन गामा -1, ये होता है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन भी होता है, इसमें एक अलग से रिलेशन होता है जो काफ़ी ज़रूरत है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको। और जो एक रिलेशन भी होता है, तो क्या होता है ये T फाइनल अपन T इनिशियल, ओके, इज इक्वल टू P फाइनल अपन P इनिशियल का पावर गामा -1 अपन गामा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं V इनिशियल अपन V फाइनल की पावर गामा -1, ओके। ये रिलेशन बहुत यूज होगा, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट साइकिल या कि नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, जो है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो हमारा पांचवी चीज़ होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा वर्क डन होता है, क्या होता है वर्क डन होता है, जो डब्लू क्लोज होता है, डब्लू क्लोज इक्वल टू होता है सेम उसी जैसे ही होती है, क्या MRT इनिशियल माइनस T फाइनल अपान N-1, केवल गामा की जगह में N-1 हो जाता है, ठीक है ना, N-1 हो जाता है। और जो इसमें N की रेंज क्या होती है, N की रेंज जो होती है 1 और गामा के बीच में ही होती है, ठीक है ना, ये N की रेंज होती है। इसके बाद हम देखेंगे अपना ओपन सिस्टम वर्क क्या होता है, या कि ओपन साइकिल वर्क क्या होते हैं, ठीक है ना। ओपन सिस्टम वर्क देखेंगे, क्या ओपन सिस्टम या कि साइकिल वर्क क्या होता है, ठीक है ना। फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए ओपन साइकिल वर्क हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला मेरा है, ठीक है ना, जो सबसे पहला मेरा हो जाएगा वो आइसोबारिक के लिए देखेंगे हम। आइसोबारिक प्रोसेस एक बार मैं बता दी हूँ, आइसोबारिक को मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसलिए हम बार बार नहीं बताएंगे। सिर्फ देखिए कि आइसोबारिक प्रोसेस आप समझ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ओपन सिस्टम वर्क होता है, पहले ये देख लो क्या होता है। ओपन सिस्टम जो वर्क होता है W ओपन होता है, जो ओपन सिस्टम वर्क होता है -V/dP होता है, ओके। तो अब ये होता क्या है देखना, W ओपन अगर हम इसकी बात करें, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, अगर हमारा प्रेशर डिफरेंस ही 0 हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मतलब W ओपन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बी नंबर अगर हम देखेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। क्या देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट ही है इसमें, ठीक है ना। तो प्रेशर वेरी कर रहा है तो क्या लिख देंगे, W ओपन अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना -V, ठीक है ना। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल, या कि इसको ले सकते हैं V रहने दो और P इनिशियल माइनस P फाइनल ले सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसके बाद हम देखते हैं कि सी नंबर, सी मेरा हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या हम लिख सकते हैं कि W ओपन होता है
W ओपन साइकिल का जो होता है वो W ऑफ क्लोज के इक्वल होता है। और ये होता किसके बराबर, ये भी देख लो, ये होता है CLN P इनिशियल अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू CLN V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ओके, ये होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डी नंबर। अगर हम देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस या कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कि 0 होता है, 0 मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो W ओपन होता है वो गामा टाइम्स ऑफ W क्लोज के होता है। मतलब कि बोल सकते हैं अपन गामा टाइम्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, MRT इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ओके, और सेम ऐसे ही होता है ई नंबर में देखता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो हमारा W ओपन होता है वो सेम एडियाबैटिक जैसे ही होता है, बस यहाँ एन होता है, एन टाइम्स ऑफ W क्लोज। इसको भी ले सकते हैं अपन एन MRT इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे तो वो अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, जो फार्मूला देखेंगे हम। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट में टॉपिक है, क्या है, फर्स्ट में टॉपिक है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम डायरेक्ट फार्मूला देख रहे हैं। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है कि जो हमारा DQ होता है, ठीक है ना, DQ इज इक्वल टू होता है हमारा DU प्लस DW, ठीक है ना। चेंज इन हीट, चेंज इन वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तीनों का रिलेशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एनी, ये जो होता है ये किसी भी एनी प्रोसेस के लिए होता है, क्या, एनी प्रोसेस, ठीक है। और स्टेशनरी सिस्टम के लिए होता है, किसके लिए, स्टेशनरी सिस्टम, जो केवल एक जगह स्थिर हो, ठीक है ना, उसके लिए लगता है, यानी चलने वाले के लिए नहीं, स्टेशनरी सिस्टम होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों की वैल्यू 0 होती है। और इसको जो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम लिखें तो DQ इज इक्वल टू ले सकते हैं DU प्लस PdV। ये केवल होता है क्लोज साइकिल के लिए, किसके लिए, क्लोज साइकिल के लिए होता है, ठीक है ना, ऑनली क्लोज साइकिल ऑनली, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, अब इसमें देखते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा हीट का। किसका है, हीट का। हीट, हीट में क्या हम देखते हैं, हीट Q इज इक्वल टू हो जाएगा MC डेल्टा T। क्या होता है, MC डेल्टा T। अब ये C 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो CP हो जाएगा या कि CV हो जाएगा। CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा हीट कैपेसिटी है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि हम अगर एयर के देखें, एयर की बात करें तो हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो कैपेसिटी है, उसकी हीट कैपेसिटी होती है, कितनी होती है, 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। और जो हमारा CV की वैल्यू होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है एयर की, वो कितनी होती है, 0.718 किलो जूल अपन किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। ये किसके लिए है, हमारा एयर के लिए। अगर हम यहीं पास उसकी बात करें,
वाटर की बात करें, वाटर में जो CpW होता है, वाटर की होती है CvW, जो वाटर की कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। जैसे कि अलग अलग एयर के लिए होती है, केवल वाटर के लिए दोनों के लिए सेम ही होती है। जैसे कि 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, और सेम CV भी इसका सेम ही होता है, 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन सेम ही होता है। किसके लिए? वाटर के लिए, ठीक है ना। और एक चीज़ जो सॉलिड के लिए CP और CV की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा इंटरनल एनर्जी को कैसे ले सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को अगर हम लिखना भी चाहें तो कैसे ले सकते हैं? इंटरनल एनर्जी को ले सकते हैं DU = CV dt, ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं अपन? अगर अगला टॉपिक हम देखना चाहें तो हमारा आ जाता है एंथैल्पी का। किसका? एंथैल्पी का। एंथैल्पी का कंसेप्ट आ जाता है। एंथैल्पी क्या होती है एक्चुअल में? H = होता है U + PV का, ठीक है ना। H = होता है U + PV। यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है वो हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है, जो आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। क्या देखेंगे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसके बारे में जानते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या होता है? ये होता है H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस Q = H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड प्लस W। ओके, अब इसी को अगर हम विस्तार रूप में लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं? H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस Q = H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस W, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं नोजल की तरफ। किसकी तरफ? नोजल की तरफ। इसी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हमको यूज करना है, तो हम जाएंगे किसकी तरफ? नोजल की तरफ। क्या करेंगे? नोजल, ठीक है ना। मेन चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों को नहीं लेकर चल रहे हैं, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो नोजल में हम देखेंगे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम अगर निकालना चाहें, या कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास देखें। क्या देखें? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ अगर हम मास देखें तो क्या होता है? M1 = M2। अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ρ(A1) V1 = ρ1 A1 V1 = ρ2 A2 V2। इसी को हम कंटिन्यूस इक्वेशन बोलते हैं, या कि एक प्रकार से मास कंजर्वेशन ही देख लीजिए। और इसमें क्या होता है? अगर हम नोजल से देखें तो हमारा जो W नेट होता है, जो नेटवर्क आउटपुट होता है वो 0 होता है, इससे कोई वर्क नहीं मिलता अपने को। और पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 होता है, चेंज, ठीक है ना। और ये वेल इंसुलेटेड माना जाता है। क्या? वेल इंसुलेटेड कंसीडर किया जाता है, इंसुलेटेड कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। और जो इसके द्वारा नोजल की जो फाइनल वेलोसिटी निकलती है, सब कुछ कंसिडरेशन के दौरान जो हमारी नोजल की फाइनल वेलोसिटी निकलती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के द्वारा, तो क्या निकलती है? ये निकलती है C2 = होती है 44.72 √del(H), हमारी जो एंथैल्पी की है, ठीक है ना। इसी को और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 44.72, और del H को क्या लिख सकते हैं अपन?
CP T1 माइनस T2 ये ले सकते हैं LH, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या, नोजल की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं वंडर वाल्स इक्वेशन की तरफ। क्या देखते हैं अपन, वंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है ना। वंडर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, वंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन, ठीक है। वंडर वाल्स इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। P प्लस A अपान V स्क्वायर, ठीक है। V माइनस V इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT से ही बना है, ठीक है ना। MRT से ही बना, RT से ही बना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्योंकि हम यहाँ मास्टर डिवाइड किए थे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा वंडर वाल्स इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या होता है। 11वां नंबर हम देखेंगे क्या, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में क्या करें, कार्नोट साइकिल में हीट, कार्नोट साइकिल हीट इंजन देखेंगे, हीट इंजन देखेंगे, हीट इंजन की जो इफिशिएंसी का फार्मूला देखेंगे। इफिशिएंसी जो हमारी होती है 1 माइनस TL/TH, मतलब लोअर टेम्परेचर अपन हाई टेम्परेचर, ये होता है कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी। केवल इतनी अभी जानने की जरूरत है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम 12वां नंबर देखेंगे कि जो हमारा क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है ना। क्या देखेंगे, क्लासियस इन इक्वलिटी क्या होती है, क्लासेस इन इक्वलिटी। जो क्लासेस इस इनइक्वलिटी होती है वो हमारे होता है साइक्लिक इंटीग्रल DQ अपन T इज लेस देन R इज इक्वल टू 0। इसमें मेरी 3 कंडीशन आती हैं, क्या कौन कौन सी कंडीशन आती है। पहली, अगर साइक्लिक इंटीग्रल DQ अपन T इज इक्वल टू 0 हुआ। दूसरा, साइक्लिक इंटीग्रल DQ अपन T